आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी पर सिंधिया की टिप्पणी तो आ गई, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है। मध्य प्रदेश वोटिंग शुरू होने से पहले इंदौर में भिड़े बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। हरियाणा के नूह में फिर बवाल, कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर फेंके गए पत्थर, भारी पुलिस फोर्स तैनात। सुब्रत रॉय पंचतत्वों में हुए विलीन, पोते ने दी मुखाग्नि। कनाडा में भारतीय दूतावास पर खालिस्तानी प्रदर्शन लाएगा संबंधों में गिरावट, जस्टिन ट्रूडो कर रहे अपरिपक्व राजनीति। शी जिनपिंग का बड़ा बयान, बोले चीन ने किसी भी देश के 1 इंच जमीन पर कभी भी कब्जा नहीं किया। जब हमास के सीक्रेट अड्डे में मौजूद है इजरायली सेना, तो कहां है हमास के लड़ाके। 2027 तक मिलने लगेगा हर यात्री को कंफर्म टिकट, जाने रेलवे का नया प्लान। सांवले रंग की वजह से सुनने पड़े थे ताने, एक सीरियल ने बदल दी किस्मत और अब 20 साल की ये एक्ट्रेस करती है टीवी पर राज। और बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के बाद पीसीबी ने मोहम्मद हफीज को दी बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने राजनीतिक जीवन का लंबा हिस्सा कांग्रेस में बिताया है। बीजेपी में आए तो अभी महज 3 साल ही हुए हैं। उनके पिता माधवराव सिंधिया जरूर कांग्रेसी रहे, लेकिन दादी विजय राजे सिंधिया भाजपाई रही और दोनों बुआ भी बीजेपी में ही है। यशोधरा राजे ने तो मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति करीब करीब अलविदा भी कह दिया है, लेकिन वसुंधरा राजे अभी भी राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनी हुई है। सिंधिया राहुल गांधी के कॉलेज के दोस्त रहे हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ काम भी किया है। वे कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सिंह सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। 2020 में मध्य प्रदेश में बगावत कर सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी, लेकिन काफी दिनों तक वो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सीधे सीधे कुछ बोलने से परहेज करते देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। मतदान शुरू होने से पहले ही इंदौर के राऊ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। थाने के बाहर भी जमकर बवाल हुआ है। बता दें कि राऊ विधानसभा सीट से कांग्रेस के किसान नेता कहे जाने वाले और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी से मधु वर्मा उनके खिलाफ मैदान में है। दरअसल वोटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले मतदाताओं को चुनावी प्रलोभन देने और मतदान अपने पक्ष में करने के लिए एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाताओं को कुछ सामग्री बांटी जा रही थी। इसी को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और मारपीट करने लगे। वहीं मारपीट के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई है। इसके बाद दोनों पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं ने क्षेत्र के थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। हरियाणा के नूह में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। गुरुवार की रात यहां कुछ महिलाएं कुआं पूजन के लिए जा रही थी, तभी उन पर पत्थर फेंके गए। इस घटना में कई महिलाएं घायल भी हो गई हैं। इस घटना के बाद दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए, जिसकी वजह से तनावपूर्ण माहौल बन गया। पुलिस ने कहा है कि इस घटना में कम से कम 3 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक घटना रात करीब 8:20 पर एक मस्जिद के पास हुई, जब महिलाओं का एक समूह कुआं पूजन के लिए जा रहा था। पुलिस ने बताया कि जब वे मस्जिद के पास पहुंची तो कथित तौर पर उन पर पथराव किया गया और इस घटना में 3 महिलाएं घायल हो गई। नूह पुलिस अधीक्षक नरेंद्र विजारनिया भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। उनके पोते ने उन्हें मुखाग्नि दी। हालांकि इस दौरान उनके दोनों बेटे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ के भैंसा कुंड लाया गया था, जहां उन्हें मुखाग्नि दी गई। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा सहारा शहर से बैकुंठ धाम पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राज बब्बर, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सुब्रत
रॉय गुरुवार को पंचतत्वों में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार उनके पोते ने किया। उनके अंतिम संस्कार में उनके दोनों बेटे मौजूद नहीं थे। एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपरिपक्व बयान देने के लिए ख्यात हो गए हैं और पिछले कुछ समय से वह ऐसे बयान लगातार दे रहे हैं जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। कनाडा की सरकार, कनाडा के अंदर जो चरमपंथी कट्टरपंथी लोग हैं और जो भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई करने से नाकाम रही है। इस विफलता के पीछे जो कारण है उन्हें ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बता दिया है। वह अभी 5 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा पर थे। उसी दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विपक्षी के नेताओं, भारतवंशी लोगों से भी मिले। उसी में एक कार्यक्रम इस विषय पर भी था कि भारत अब दुनिया को कैसे देखता है। यह कार्यक्रम इस संदर्भ में था कि बीते कुछ समय से भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरा है और उसका रुख, उसका नजरिया अब मायने रखता है। एस जयशंकर उसी कार्यक्रम में इसी मसले पर अपने विचार रख रहे थे जब उनसे कनाडा और भारत के संबंध और कनाडा के लगाए आरोपों कि आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है पर प्रश्न आए तो उन्होंने कनाडा को चुनौती दी है कि वह सबूत दे। भारत कार्रवाई करने को तैयार है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका में एक बड़ा बयान दे दिया है। जिनपिंग का कहना है कि चीन ने किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भी कब्जा नहीं किया और ना ही हमने कभी कोई युद्ध शुरू किया। बता दें, शी जिनपिंग फिलहाल एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका की यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। गुरुवार को रात्रि भोज के दौरान भी शी जिनपिंग ने यह बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी शी जिनपिंग ने करीब 1 साल बाद बुधवार को मुलाकात की। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की यह मुलाकात सैन फ्रांसिस्को के फिलोली एसिस्ट में हुई। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। विश्व में आर्थिक मंदी छाई हुई है। पश्चिम एशिया और यूरोप में युद्ध छिड़े हैं और ताइवान को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इजराइल और हमास की जंग के 41 दिन पूरे हो चुके हैं। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन के तहत इजराइल की सेना ने यूं तो गाजा में कई अस्पतालों को निशाना बनाया है, लेकिन बुधवार को इजरायली सेना गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में दाखिल हो गई, जहां कई कमरों और तहखानों की तलाशी ली गई। वहां से कुछ हथियार और सामान तो बरामद हुआ, लेकिन हमास के लड़ाके नहीं मिले। जबकि इजरायली सेना का दावा था कि अल शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर चलता है। इजराइल ने दावा किया था कि गाजा के अस्पतालों का इस्तेमाल हमास अपने सैन्य अभियानों और बंधकों को रखने के लिए कर रहा है। अमेरिका ने भी इजराइल के इन दावों का समर्थन किया था। यही वजह थी कि इजराइल की सेना ने गाजा के अस्पतालों को अपना निशाना बनाया। इस दौरान विवाद भी हुआ कि हमलावरों ने मरीजों को भी नहीं बख्शा। उनकी वजह से कई मरीजों की मौत भी हो गई। हालांकि इजराइल ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया। भारतीय रेलवे से सफर करने वाले हर रेल यात्री को 2027 तक कंफर्म टिकट मिलने लगेगा, क्योंकि रेलवे की बड़ी विस्तार योजनाओं में हर दिन नई ट्रेनें जोड़ी जाएंगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। यह खबरें ऐसे समय में आई है जब दिवाली के दौरान और छठ से पहले प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। छठ के लिए बिहार जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की जान जाने की भी खबर आई है। रेलवे इस समस्या को हल करने के लिए बड़ी योजना बना रहा है। इसके बारे में पूछे जाने पर बताया गया है कि हर साल नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हर वर्ष 4000 से 5000 किलोमीटर ट्रैक का नेटवर्क बिछाया जाएगा। फिलहाल 10,748 ट्रेनें हर दिन चल रही है। इसे बढ़ाकर 13,000 ट्रेनें प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। सुंबुल तौकीर टीवी की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने टैलेंट के बल पर काफी कम उम्र में अपना शानदार करियर बनाया है। सुंबुल तौकीर ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता और यही वजह है कि आज लोग उन्हें काफी प्यार और इज्जत देते हैं। इमली सीरियल से घर घर में फेमस हुई 20 साल की सुंबुल तौकीर को बिग बॉस 16 में भी देखा गया और दर्शकों ने उनकी सादगी को खूब सराहा। हालांकि उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में सांवलेपन की वजह से काफी
काफी ताने भी सुनने पड़े। आज सुम्बुल अपना 20वां बर्थडे मना रही हैं। बता दें कि एक्ट्रेस सुम्बुल ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी, जिन्हें साल 2011 में फेमस सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य में शुभदा का किरदार निभाते देखा गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 2023 का वनडे वर्ल्ड कप किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। बाबर की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम 9 में से सिर्फ 4 लीग मैच जीत सकी और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने से चूक गई। इस खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज को नई जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल हफीज को पुरुष पाकिस्तान क्रिकेट का डायरेक्टर यानी निर्देशक बना दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का निर्देशक बनने के बाद मोहम्मद हाफिज ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का निर्देशक बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अपने काम को लेकर उत्साहित भी हूं। मुझ पर भरोसा करने और मुझसे चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं पीसीबी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं टीम की सफलता में योगदान देने के लिए कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।